गुड मॉर्निंग। ठीक, आफ्टरनून होने वाला है थोड़ी देर बाद। बारिश बहुत हो रही है यहाँ। आवाज़ क्लियर है ना? चलो चालू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन था, गणतंत्र को सावधारण परिभाषित कीजिए। रिपब्लिक का मीन क्या होता है ये बताना था और उसका एग्जाम्पल देना था। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि उसका राष्ट्र प्रमुख जो है निर्वाचित हो या चुना जाए। अब वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, तो दोनों तरह से हो सकता है। तो वंशानुगत की जगह राष्ट्र प्रमुख जो है निर्वाचित होना चाहिए। अब वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है अप्रत्यक्ष। इसी के आधार पर दो टाइप का होता है, प्रत्यक्ष गणतंत्र और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का उदाहरण अमेरिका, फ्रांस आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष का हम है, ठीक है, जहाँ हमारे राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो इसमें दोनों पॉइंट लिखने थे, पहले परिभाषा लिखनी थी, उसके बाद दो उसके प्रकार, और उसी के सामने आप एग्जाम्पल लिख सकते थे, क्योंकि उदाहरण उसने बोला ही है। नहीं भी बोला होता तो हम लिखते, ठीक है। फजल अली आयोग की मुख्य सिफारिशें बताइए। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में। 56 में इसने रिपोर्ट, 55 में रिपोर्ट सौंपी और उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया 56 में। तो उस रिपोर्ट में क्या क्या इन्होंने सुझाव दिए थे? पहला सुझाव था, इसका गठन ही किया गया था कि भाषाई आधार होना चाहिए या नहीं। तो इन्होंने बोला भाषाई एक आधार होना चाहिए, मतलब भाषा जो है एक प्रमुख आधार होना चाहिए, परंतु इन्होंने बोला कि एक राज्य एक भाषा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो पहली सिफारिश यही थी इनकी, भाषा एक प्रमुख आधार है राज्य के पुनर्गठन में, परंतु अन्य आधारों को भी देखा जाना चाहिए, और एक भाषा एक राज्य का जो अवधारणा है वो कभी भी नहीं मानी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला इसने, कितने राज्यों की बोली थी, सिफारिश की थी इसने? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 16 स्टेट और 3 यूटी इन्होंने बनाने का बोला था। हालांकि बना कितने थे? 14 राज्य और 6 यूटी बने थे, ठीक है। तो ये सिफारिश थी। और कोई सी सिफारिश आपको याद आता है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मेजर जो दो सिफारिश थी ये थी, तो दो सिफारिश आपको लिख देना। एक कोई और सी याद आती है, या अदर जो है प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह जो अन्य कारक बताते हैं, हम वो बता सकते हैं कि कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो राज्य के पुनर्गठन में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्रता पश्चात निर्मित राज्यों में खास श्रेणी। तो चार, स्वतंत्रता पश्चात चार श्रेणियां बनाई गई थी, ठीक है। डी में तो अंडमान निकोबार था, बाकी सब में नौ नौ स्टेट लगभग थे, है ना। सी में शायद 8 स्टेट थे, बाकी सब में नौ नौ थे, ठीक है। तो बी श्रेणी का जो था, बी पार्ट जो था, उसमें कौन कौन शामिल था? तो उसमें ऐसे शामिल थे जिनका राज प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा जनरली नियुक्त होता था और एक विधानमंडल वहाँ पे होता था, और ये ब्रिटिशों के अधीन नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ रहता है। उसमें जो दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक पार्ट ए में जो है वो लोग रहते हैं जिनमें निर्वाचित प्रतिनिधिमंडल पहले से था, और जो स्वतंत्र वगैरह रहते हैं ये ब्रिटिश के अधीन वगैरह रहते हैं, और यहाँ पे जो है नियुक्त करता है कौन? गवर्नर उस टाइम पे नियुक्त करते थे, ठीक है। तो इसमें कौन शामिल होते थे, उनकी विशेषताएं बताने थे। ऐसे राज्य, क्षेत्र या रियासतें जो प्रत्यक्षता ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश भारत में शामिल नहीं थे, इन पे कोई अलग रूल करता था, उनके द्वारा नियुक्त होता था, या कोई राजा महाराजे होते थे जहाँ पे उनका कोई रेसिडेंस वगैरह होता था, इस प्रकार का इसमें रहता था। और इनके राज प्रमुखों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते थे। दो इसकी विशेषताएं हम लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में आप इसमें मध्य भारत भी आता था, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल यदि नहीं आ रहा है तो मध्य प्रदेश का भी आप लिख सकते, ठीक, मध्य भारत। फिर इसके बाद है मड़ई फेस्टिवल। ये कुछ लोगों ने देखा होगा, दीपावली के बाद मनाया जाता है, एक वो अलग चलता है, ठीक है। और एक ये जनजातियों में चलता है, गौंड और बैगा जनजातियों में ये फेमस है। मंडला डिंडोरी क्षेत्र में स्पेशली मनाया जाता है, और ये बोला जाता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये चलता है। इसका क्षेत्र वो बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो है ये आयोजित कराया जाता है। एक प्रकार का ये सांस्कृतिक और आर्थिक महोत्सव के टाइप में है। पहले उसमें कल्चरल डांस वगैरह होते हैं, पूजा होती है, उसके बाद आखिर में वो अपना सामान, जो भी जरूरत है, आवश्यक जरूरतों का सामान होता है, वो खरीदते हैं, ठीक है। निर्माण क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? मसाण्या, ठीक है, जिसे काया खोज या यात्रांत गीत भी बोला जाता है। तो आपको सिंपल सा लिखना है, निर्माण क्षेत्र में जो है मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत मसाण्या या काया खोज गीत है, ठीक है। ये जो है शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है थापती नाच, ठीक है। ये भी एक प्रकार का फोक डांस है, ठीक है। ये कोरकू जनजाति में चलता है, और महिला पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और एक आध कोई फैक्ट आपको याद आता है तो आप लिख सकते हैं। हरिशंकर परसाई के प्रमुख उपन्यास, ठीक है, नोवेल्स उनके पूछे गए थे, ठीक है। तो नोवेल्स के ही नाम लिखना है। अभी
किसी की कॉपी जो पहले जमा हुई थी उसमें देखा मैंने, उसमें चांद का मुंह टेढ़ा है लिखा था। वो गजानन माता मुक्ति बोध की रचना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। तो रानी नागफनी की कहानी सबसे फेमस है इनकी। उसके बाद तट की खोज आती है, ये थोड़ी सी नई होगी, ज्वाला और जल, ठीक। बाकी दो हम जानते हैं पहले से, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ठीक है। जितनी आ रही है सही लिखना, गलत लिखने की मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट देने के चक्कर में गलत मत लिख देना, नहीं तो जो नंबर मिल रहे होंगे वो भी कट जाएंगे, ठीक। सांची के किस स्तूप में 10 शिक्षकों के अस्थि अवशेष मिले हैं, ठीक है। सांची में टोटल 3 स्तूप हैं, एक मेन स्तूप है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के जो है यूज किए हुए उपकरण वगैरह या बर्तन वगैरह अवशेष वगैरह हैं वो रखे गए हैं, और सेकंड वाले में जो है बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके अस्थि अवशेष मिलते हैं, उसी से जो है 10 शिक्षकों के जो है अस्थि अवशेष मिलते हैं। और थर्ड वाले में आप जानते हैं 2 लोगों के हैं, कौन है 2 लोग? हाँ, सारीपुत्र और मुगलायन, ठीक है, 2 लोगों के उसमें अस्थि अवशेष रखे गए हैं। नर्रई का युद्ध, ये भी बहुत फेमस युद्ध था, 23-24 जून की बात है। 24 जून को रानी दुर्गावती शहीद हो जाती हैं आसफ खां से युद्ध करते हुए। तो कोई भी युद्ध आता है तो उसकी घटना कब की है? 23-24 जून 1564 की ये घटना है, जबलपुर क्षेत्र में ये था, युद्ध हुआ था। क्या? अच्छा, 1664 लिखा है, हाँ सही कह रहे हैं, 1764 है, 89, हाँ 1564 है, 64 तो पक्का है, ठीक है, 1564 ही उसका ईयर है, उसमें गलत लिखा होगा तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। 1564 ईस्वी में हुआ था, अकबर के टाइम की बात है, ठीक है, तो इसी के आसपास का टाइम है। और आसफ खां को वो युद्ध के लिए भेजता है, तो नर्रई नाला एक जबलपुर के क्षेत्र में है, वहाँ पे इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। 23 जून को वो आता है और 24 जून में रात में जो है बारिश हो जाती, तो रानी की स्थिति कमजोर हो जाती, फिर आत्म बलिदान वगैरह वो देती हैं, ठीक है। तो इसकी कहानी तो आपको पूरी पता है, ये पूरा आपका जो है 10 मार्कर में भी आ सकता है। नर्रई का युद्ध, क्या इसके कारण थे, क्या परिणाम निकले, या किस प्रकार से ये युद्ध का वर्णन ही पूछ लेंगे कि किस प्रकार से रानी ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो नर्रई का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, दूसरा पॉइंट होगा आपका, और इसका परिणाम क्या निकला था, तीसरा पॉइंट होगा, ठीक है। रानी इसमें आत्म बलिदान दे देती हैं और गोंडवाना क्षेत्र पे जो है मुगलों का कब्जा हो जाता है। आनंद रघुनंदन, ठीक है, ये एक फेमस नाटक है जो रीवा के बघेल शासक जो थे विश्वनाथ सेन, उनके द्वारा ये लिखा गया था, और अभी किसी एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एमपीपीएससी का ही कोई एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी से, ठीक है। हिंदी का इसको पहला नाटक माना जाता है, ठीक है, ये हिंदी भाषा का पहला नाटक है, और रीवा शासक जो है महाराजा विश्वनाथ सेन इसके रचयिता हैं, और इसमें जो है रामायण पर आधारित है, नाम से ही लग रहा है आनंद रघुनंदन, ठीक है, तो रामायण पे ही आधारित है, या विषय वस्तु इसकी क्या है, थीम क्या है, तो रामायण आप लिख सकते हैं। अगला है बैजा ताल, बैजाबाई शिंदे आप जानते होंगे, ठीक है, तो उनके द्वारा ये निर्मित स्थापत्य कह सकते हैं, या ताल जलाशय है एक प्रकार से, ठीक है, जो ग्वालियर में स्थित है, और ये वर्तमान में सांस्कृतिक गतिविधियों का ये केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे समारोह वगैरह का आयोजन किया जाता है। कोई गया है? गए? ग्वालियर में, ठीक। चंदेल राज्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो एक इनके जय शक्ति विजय शक्ति आपने सुना होगा, ठीक है, जय शक्ति को जेजा बोला जाता था, उसी के नाम पे जेजाक भुक्ति, भुक्ति का मतलब होता था प्रांत, ठीक है, जेजा की भुक्ति या जेजा का प्रांत जिसपे वो शासन करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा जेजाक भुक्ति। तो इसका अन्य नाम क्या है, तो सिंपल सा लिखना था, चंदेल राज्य को जेजाक भुक्ति नाम से जाना जाता था। फिर अगले में आप बता सकते थे क्यों जाना जाता था, ठीक है। तानसेन मध्य प्रदेश के किस शासक के दरबारी कवि थे, तो आप सब जानते हैं रीवा के बघेल शासक थे, कौन? रामचंद्र देव, ठीक है, जिनके दरबार से फिर ये अकबर के दरबार में जाते हैं, नवरत्न में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये नाम ही लिखना था आपको, राजा रामचंद्र सेन, ठीक है। बादल भोई ने किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया, तो बादल भोई कब भाग लिया था इन्होंने, टाइम पीरियड कुछ, मतलब कब सक्रिय हुए थे राजनीति में या आंदोलन में? 1921 का टाइम है जब गांधी जी छिंदवाड़ा आते हैं, तो फिर ये उनसे प्रभावित होके आंदोलन में भाग लेते हैं। 1924 की बात है, एक सभा को ये संबोधित करते हैं, उसमें कई क्रांतिकारी इनके साथ रहते हैं, मतलब जो जनजातीय क्रांतिकारी हैं। और उसके बाद सबसे फेमस इनका जो था जंगल सत्याग्रह, 1930 में रामकोना में इन्होंने जो है जंगल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो किस क्षेत्र से थे,
तो आपको ये बताना था इसमें तो स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया, सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर। बादल भोई ने छिंदवाड़ा क्षेत्र से जो है इसमें भाग लिया और फिर हम उनका योगदान बता सकते थे कि रामकुना सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया। तामिया में कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये अध्यक्ष वगैरह थे जनजातीय लोगों की और उनको लेके उन्होंने आंदोलन वगैरह किया। गंजन सिंह कोरकू, ये घोड़ा डोंगरी का जो जंगल सत्याग्रह है उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो पहला बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से जंगल सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया। एक विश्वनाथ सालपेकर करके कोई व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने जो है यहाँ पे बंजारी ढाल में सैकड़ों आदिवासियों के साथ इन्होंने आंदोलन भी किया था, ठीक है। तो 2 नाम इनमें मिलते हैं। फिर 7 मार्कर था पहला, पंचशील समझौते की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो समीक्षा कीजिए मतलब इसका इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हमको दोनों बताना है कि उस टाइम के लिए पॉजिटिव क्या था और नेगेटिव क्या हुआ। तो नेगेटिव सबको पता होगा और ये पूछा भी इसीलिए जाएगा अभी, ठीक है। तो पंचशील समझौता था क्या, तो 29 अप्रैल 1954 भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य ये समझौता हुआ था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए समझौता था और इसके ये 5 स्तंभ जो हैं ये अभी भी हमारी विदेश नीति के अंग हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से रिलेवेंट था ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संप्रभुता और अखंडता का पारस्परिक सम्मान करेंगे, हस्तक्षेप एक दूसरे की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अनाक्रमण एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। समानता और पारस्परिक लाभ के लिए जो है कार्य करेंगे, व्यापार वगैरह की बात यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो ये 5 तत्व थे और इसमें इसका जो है उल्लंघन कर दिया जाता है 1962 का भारत चीन युद्ध, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से इसकी जो प्रासंगिकता थोड़ी सी कम होती है। हालांकि 1954 से 1962 तक भारत चीन के रिश्ते जो है अच्छे खासे चले, तो ये इसका पॉजिटिव भी है, ठीक है। शांतिपूर्ण इसने जो है रिश्तों को बनाए रखा, लेकिन 1962 में इसका चीन उल्लंघन किया गया, उसके बाद से फिर ये दिक्कत थी। और इसके समीक्षा में क्या लिखो, पॉजिटिव क्या हुआ, उस टाइम पे रिश्तों को मधुर बनाया और सीमा सुरक्षा को स्थापित किया। भले ये कम समय के लिए हुआ पर कुछ समय के लिए जो है हुआ। और इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ा जब सीमा सुरक्षा हुई, क्योंकि भारत नवीनतम विकसित राष्ट्र था, ठीक है। तो उसने अपने डेवलपमेंट वगैरह पे जो है कार्य किया, ठीक। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तो इसका पालन नहीं किया गया चीन के द्वारा, ठीक है, और आक्रमण कर दिया गया। और भारत ने जो है इसके चक्कर में कभी भी चीन को उस नज़र से नहीं देखा, हिंदी चीनी वाई वाई का नारा चलता था, ठीक है। तो उन्हें कभी भी अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या सेना के जो एडवांसमेंट पे है उस पर कभी काम नहीं किया। तो इसके ये नेगेटिव बोल सकते हैं। और इसके बाद फिर पॉजिटिव अभी देखें हम, कंक्लूजन इसमें देंगे तो कंक्लूजन किस प्रकार से देंगे कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसकी प्रासंगिकता जरूर कम हुई है, परंतु वर्तमान में भी ये भारतीय विदेश नीति के तत्वों को जो है निर्देशित करता है। यदि इसके पूरे तरह से पालन किया जाए तो ये सही भी है पंचशील समझौता, पर वही है सामने वाला भी पालन करना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद था 2000 के पश्चात मध्य प्रदेश में हुए आंतरिक पुनर्गठन की जानकारी दीजिए, ठीक है। 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, 61 जिले टोटल थे उस टाइम पे, फिर 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और इस प्रकार से लगभग 45 जिले जो हमारे पास शेष रहते हैं। फिर उन 45 जिलों में अभी हम कितने हो गए हैं, 55 हो गए हैं। 56वां भी जुन्नार देव को जो है बोला गया है कि ये बनेगा, ठीक है। हालांकि बीच बीच में कुछ और खबर भी आती कि और कोई बनेगा, नागदा वगैरह चल रहे थे 2-3, ठीक है। तो अभी कुछ ही दिन पहले आई थी जुन्नार देव को लेके, तो इसमें यही बताना था छत्तीसगढ़ के गठन के समय हमारी क्या स्थिति थी और उसके बाद से कौन कौन से जिले कब बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें एक टेबल फॉर्म में दिया है, तो 2003 में 3 जिले बनाए गए, फिर 2008 में 2 बनाए गए, ठीक है। इसको सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने वाले थे, ठीक है। फिर 2013 में 1 जिला, 13 में 1 जिला बनाया गया और 18 में 1, और अभी 2023 में रिसेंट में 3 जिले बनाए गए, ठीक है। तो ये सब इसमें बताना है, ठीक है। आंतरिक पुनर्गठन उसने बोला है। फिर राजपूती चित्रकला शैली में मुगल थी परंतु विषय वस्तु में राजपूत थी, ठीक है। ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत जो लिखा है आपका मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में पूछा जाता है जनरली, पर ये उससे भी क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ आर्ट से रिलेटेड, तो उसको लेके डाला गया था। ये कहना चाह रहा है राजपूती जो चित्रकला शैली पेंटिंग थी, शैली जो थी उसकी बनाने की स्टाइल जो थी वो मुगल थी, परंतु विषय वस्तु जो मूल जिस चीज को लेके वो बनाई जा रही थी या थीम जो थी उसकी वो राजपूती थी, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज हमको बताना है। पहले तो हम ये बता देंगे दोनों में समानताएं भी कुछ मौजूद हैं, एक दूसरे के तत्वों को दोनों ने खूब अपनाया है। यदि आप देखें मुगल
जो है चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को बोला जाता है। तो जहांगीर के काल में भारत जो मुगल चित्रकला है वो पूरी तरह से भारतीय होने लगती है ना, भारतीयों का प्रभाव इसमें बढ़ता है। अब इसमें अंतर की बात करेंगे, एक फ्रेस्को शैली चलती है दोनों में, फ्रेस्को नहीं फ्रेस्को होगा वो, इसको फ्रेस्को कर लेना, फ्रेस्को और भित्ति चित्रकारी, भित्ति का मतलब दीवार के अंदर जो किया जाता है ना, भित्ति चित्रकारी उसको बोला जाता है। और फ्रेस्को शैली जो होती है इसमें क्या होता है, जो चूना होता है उससे गीला वगैरह कर देते हैं, गीले चूने पर जो है पेंटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेस्को शैली। ठीक है, ये दोनों में चलती है, ब्रश लाइन रंग वगैरह चमक वगैरह इन दोनों में प्रयोग होता है। पर इनमें दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, जैसे राजपूत शैली की बात करें, ये प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक चित्रण पर ज़्यादा फोकस थी। ठीक है, लेकिन जो मुगल चित्रकला शैली थी वो दरबार में सोनो साकत कैसी है या उसकी विषय वस्तु जो थी केंद्रित थी किस पे, राजा पे या बादशाह पे केंद्रित थी, उसी के जो है चित्र शिकार वगैरह या उसकी शानो शौकत को जो है इसमें दर्शाया जाता था। बाद में दोनों के चित्र विकसित हो गए, ये भी दर्शाने लगे थे और वो भी, उसने भी प्राकृतिक जो है रूप से अपना लिया। एक आपने सुना होगा मुरक्के शैली, एल्बम जिसको हम बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो वो मुगल चित्रकला की विशेषता थी, इन्होंने भी बाद में अपना ली थी। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें बतानी है हमको, अंतर क्या है और समानता क्या है, और आखिर में बता सकते हैं कि दोनों में जो है विषय वस्तु उसकी हमेशा वही रही, प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा ज़्यादा रहा राजपूतों में, और मुगलों में जो है हमेशा जो है भव्य जो है दरबार उसकी बात इसमें ज़्यादा रही। तो इस प्रकार से वो ये हम कह सकते हैं कि राजपूत चित्रकला शैली जो थी आपकी शैली में तो मुगल थी परंतु वास्तव में जो है राजपूती थी, विषय वस्तु में राजपूती थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों पर प्रकाश डालिए। इसमें 2-3 घराने तो सबको पता है, ग्वालियर, इंदौर और एक मैहर। ठीक है, एक सोनिया घराना मिलता है जो रीवा क्षेत्र से संबंधित है। तो आप में मेजर ये इसमें ये बताना था कौन सा घराना है, कहाँ से ये संबद्ध है, और कोई उसका बहुत फेमस गायक रहा हो और एक आध कोई विशेषता। जैसे ग्वालियर घराने की हम बात करें, उसको स्टार्ट किसने किया, ये नाम मिलते हैं हद्दू खां, हस्सू खां। ठीक है, ये दो नाम मिलते हैं, और इसमें विशेषता इसकी थी ख्याल गायन और ध्रुपद गायन, इन दोनों के लिए ये फेमस रहा। और यहाँ से फिर मेहंदी हुसैन खां, बालकृष्ण करंजीकर, ये कुछ संगीतकार यहाँ पे रहे हैं। तो ये पूरा फैक्चुअल है थोड़ा सा, पर हमको कुछ चीज़ें हमको पहले से पता है, और उनमें बस ऐसे ऐसे लिखना है, 2-3 नाम हम हर कहीं के लिख देंगे कि कौन किससे संबंधित था। ठीक, फिर मैहर अलाउद्दीन खां, मैहर बैंड आप जानते हैं। ठीक, फिर सितार वादन के लिए ये फेमस था। ठीक है, और पंडित रविशंकर यहाँ से फेमस जो थे कलाकार थे इसके। ठीक है, इसके बाद सोनिया घराना, ये तानसेन के दामाद थे मिस्री से, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, और ये रीवा क्षेत्र से संबद्ध है। ठीक है, एग्जैक्ट इसका मिला नहीं ये कहाँ से था, एनसीईआरटी में इसमें दिया है, पर ये रीवा क्षेत्र के आसपास जो है संबद्ध था। और इसमें सितार और सुखार के लिए ये प्रसिद्ध था। अब ये सुखार क्या है इसमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या था, बहुत खोजा इसको, ज़्यादा कुछ इसमें मिला नहीं, बस उसमें लिखा था कि सुखार। ठीक, तो आप नॉर्मली सितार भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मसीद खां और एक और मुश्ताक अली खां, देबू चौधरी, ये नवीनतम है। ठीक है, तो ये इसमें 2 या 3 है, तो एक आधा आपको ही याद आ रहा है क्योंकि पूरा फैक्चुअल है, इसमें कुछ नहीं। और इसमें ऐसा है कि कम लिखने पर भी ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंदौर घराना, उस्ताद अमीर खां आप जानते हैं इंदौर से। ठीक है, फिर सारंगी वादन ख्याल गायकी के लिए ये फेमस था, और 1-2 आप नाम लिख सकते हैं, सुल्तान खां इसमें आते हैं इनके बाद। ठीक है, किसी स्थल या धरोहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु निर्धारित मानदंडों की जानकारी दीजिए। ठीक है, तो किसी स्थल को हम कैसे यूनेस्को में जो विश्व धरोहर घोषित किया जाता है वो किन आधारों पे हम घोषित करते हैं, तो इसके लिए टोटल 10 मानक उन्होंने बताए हैं। तो हमको 10 में से 7 लिख देना है और आदि कर देना है। ठीक है, 10 के 10 नहीं लिखना है, पर यहाँ 10 दिखाने के लिए 10 दिए गए हैं। ठीक है, जैसे बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकें। तो पहला था कि उत्कृष्ट मानव रचनात्मक कृति होना चाहिए, मानव रचना की उत्कृष्ट कृति होना चाहिए, जैसे कि मिस्र के पिरामिड वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर समय की अवधि में या दुनिया के सांस्कृतिक क्षेत्र में वास्तुकला, प्रौद्योगिकी, स्मारक कला, नगर निर्माण, ठीक है, और परिदृश्य डिजाइन में मानव मूल्यों का इसमें आदान प्रदान हो, मानव मूल्यों को दर्शाती हो, कुल मिला के ये। ठीक है, फिर अगला है सांस्कृतिक परंपरा या किसी सभ्यता के एक अद्वितीय असाधारण साक्ष्य प्रस्तुत करती हो, जैसे कि हम अभी देखा जाए तो उसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था, धौलावीरा को। ठीक, नगर उसके वो जो है जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। ठीक है, तो ये साक्ष्य दर्शा रही वहाँ के।
उसके बाद वास्तुशिल्प तकनीकी समूह या परिदृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण हो, जैसे कि ताजमहल है ना, इसको अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है पर ये उत्कृष्ट है वास्तुकला की दृष्टि से। ठीक है। पारंपरिक मानव बस्ती का साक्ष्य हो, भूमि उपयोग या समुद्र उपयोग का यहाँ से उदाहरण मिलता हो। ठीक है, तो इसमें भी जो है हड़प्पा के स्थल आ जाएंगे। घटनाओं या जीवंत परंपराओं, विचारों, विश्वासों या सार्वभौमिक महत्व के साहित्यिक कार्यों के साथ उसका जो है जुड़ाव हो, साहित्यिक रूप से उसमें कहीं उल्लेख हो। फिर उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित हो, जैसे कि आप जो फूलों की घाटी अभ्यारण्य वगैरह शामिल किया गया, या हमारे से अचानक हमारा अमरकंटक वगैरह, तो इससे रिलेटेड हो। ठीक है। पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण हो, जो ज्योग्राफी है पृथ्वी के उत्पत्ति वगैरह है उससे रिलेटेड ये हो। फिर इसके बाद उत्कृष्ट पारिस्थितिकी जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती हो, इसमें दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जैव विविधता का जो है इंसीटो, मतलब वहीं पे जो है संरक्षण किया जाए, दो होते हैं एक्सीटो इंसीटो, तो इंसीटो को जो है इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये 10 हैं, आपको 7 लिखना है कोई से जो आपको अच्छे लगते हो। ये दोनों में से कोई एक लिखें तो ज़्यादा अच्छा, दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है। फिर ग्वालियर की संधि के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो दौलत राव सिंधिया जो थे उनके और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है 1817 में। ठीक है, और एक और संधि होती है फेमस, कौन सी, सुरजी अंजन गांव की संधि सिंधियों के साथ, है ना, जो 1802-3 की बात है वहाँ पे होती है। ठीक है, और ये होती है 1817 में। इसमें भी उसके प्रावधान जो हैं शामिल किए जाते हैं और बोला जाता है कि सुरजी अंजन गांव के जो प्रावधान हैं उनका इससे कोई वो नहीं है, या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। ठीक, तो ये मूलतः इस टाइम पे पिंडारियों की समस्या चल रही थी, तो उसको लेके जो है अंग्रेज सरकार ने इनसे संधि की थी। इसमें बोला गया कि सभी पक्ष, कहने का अंग्रेज, सिंधे सरकार और उनके मित्र जो भी हैं वो पिंडारियों के दमन में सहयोग करेंगे। ठीक है, ये बोला गया, घेर कर उनका दमन करेंगे। फिर पिंडारी जो है ग्वालियर महाराजा या पड़ोसी राज्यों में बस गए हैं उन्हें भी दोनों पक्ष निकाल कर बाहर फेंकेंगे। जो पिंडारी इस क्षेत्र में बसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल के फेंकेंगे, और उन्होंने जिन लोगों की जमीनें हड़पी हैं उन्हें हम वापस करेंगे। ये दूसरा प्रावधान था। तीसरा है दौलत राव पिंडारियों को भविष्य में कभी आश्रय नहीं देंगे। पहले क्या पिंडारी कौन थे, इन लोगों के सहायक माने जाते हैं। ठीक है, मराठाओं के, तो इसलिए बोला गया कि इनको आश्रय नहीं दिया जाएगा भविष्य में। फिर महाराजा को 6000 अश्वारोही की सेना रखने की अनुमति दी गई। महाराज से बोला गया कि आपके पास जो है सेना, अश्वारोही सेना जो है 6000 तक की हो सकती है। ठीक है, लिमिट लगाई गई होगी। फिर इसके बाद महाराज की सेना के पैदल, घुड़सवार, तोपखाना किसी युद्ध के समय अंग्रेजों के दिशा निर्देश के अनुसार ही चलेंगे। ये भी जानते हैं आप, जब भी कोई संधि करते थे तो विदेश नीति अपने हाथ में रख लेते थे, तो युद्ध विदेश नीति का भाग था। ठीक, मित्रता के नाते हंडिया असीरगढ़ के दुर्गों में अंग्रेजों की फौज रहेगी। ठीक है, ये 2 दुर्ग होंगे जो उनके अधीन होंगे उस टाइम पे सिंधिया के। इन्होंने बोला कि ये 2 दुर्ग जो हैं हमारे अधीन रहेंगे। ठीक है, सुरजी अंजन गांव की संधि की धाराओं पर इस संधि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वो ज्यों के त्यों जो है लागू रहेगी। इससे ये फायदा हुआ, कंक्लूजन या इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि इससे पिंडारियों के दमन में जो है सहायता मिली या उनका दमन किया जा सका, और महाराजा दौलत राव सिंधिया जो है अंग्रेजों के सहायक बन के रह गए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। फिर बघेली रियासत में सर दिनकर राव के प्रमुख सुधारों की जानकारी दीजिए। दीवान दीनबंधु पांडे थे रघुराज सिंह के टाइम पर 1857 की क्रांति में, तो जानते हैं कि वो अंग्रेजों के ज़्यादा फेवरेट थे। ठीक है, तो इनको राजा को बाहर कर दिया जाता था जब वो आते थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है दीवान बदलेंगे। तो ये ग्वालियर के उस टाइम दीवान थे कौन, ये दिनकर राव। तो ये उनसे मिले थे, उनसे भेंट हुई, तो उन्होंने बोला, उनको मनाया कि आप यहाँ के दीवान बन जाए, और इसके बाद अंग्रेजों से इनको दीवान बनवाते हैं। ठीक है, जैसे भी हो दीनबंधु पांडे के स्थान पे आते हैं और फिर अपने जो है सुधार कार्य करते हैं। उसके पहले ये जो रीवा रियासत है इसमें अंग्रेजों का शासन, बीच में वो रेजिडेंस टाइप का, एजेंसी टाइप की, रिजेंसी जिसको बोलते हैं, वो गठित होती है। उसने बहुत सारे सुधार किए हुए थे पहले से, उन्हीं सुधारों में ये जो है अपना हस्तक्षेप वगैरह करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हैं, जैसे नायब दीवान बनाते हैं विभागों के कार्यों में उनके सहयोग के लिए। फिर ठेकेदार पद्धति को ये समाप्त करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट काम था। और जो रीवा रियासत है इसको 3 या 6 परगनों में जो है 3 परगनों में विभाजित करते हैं, मतलब प्रशासनिक विभाजन करते हैं। उसके बाद दीवान और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए एक तहसीलदार, ठीक है,
और एक डिप्टी मजिस्ट्रेट इनकी नियुक्ति करते हैं। तो इनके प्रशासनिक सुधार थे। फिर शिक्षा के लिए ये जो है हिंदी फारसी वगैरह के जो है स्कूल खोलने के लिए ये आज्ञा वगैरह देते हैं, आदेश वगैरह देते हैं। उसके बाद ये सड़क वगैरह बनवाते हैं या उसकी अनुमति दिलवाते हैं। और एक जो इनका करते हैं राहदारी की महसूल या चुंगी कर जिसको हम आज बोलते हैं, ठीक है, उसको माफ कर देते हैं। तो उसके कारण रीवा रियासत जो है घाटे में चली जाती है। और उस घाटे से उबरने के लिए फिर ये क्या करते हैं, क्रय विक्रय के लिए एक और कर लगा देते हैं जिसको हम आज बोलते हैं विक्रय कर, उस टाइम पे बोलते थे कटती भर्ती, ठीक है। तो ये कर लगाते हैं। ये इतने सारे सुधार किए हैं। एक मिताक्षरा नाम का इनमें न्यायालय वगैरह भी था, और भी हम लिख सकते हैं बहुत सारे हैं, पर 7 मार्कर में जो है इम्पोर्टेंट हमको 7 सुधार मैक्सिमम जो है हमको दे देना है। और आखिर में कंक्लूजन ये लिख लेगा कि इनके सुधारों का कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है, और ख़राब हो जाती है, बल्कि रीवा रियासत की जो आर्थिक स्थिति है और डाउन हो जाती है, ठीक है। कोई कुछ बोला? अच्छा, फोन। बुंदेला विद्रोह के कारण लिखिए। तो 1842 में क्या हुआ, सागर नर्मदा क्षेत्र पे जो बुंदेला जागीरदार थे, अकेले इसमें बुंदेला नहीं थे शामिल, और भी थे गोंड वगैरह या उस टाइम के जो भी जागीरदार वहाँ पे शासन कर रहे थे सागर नर्मदा क्षेत्र में, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। तो उसे बुंदेला विद्रोह बोला गया। तो शुरुआत ये हो सकती है बुंदेला विद्रोह था क्या, किस क्षेत्र में था। फिर इसके रीजन क्या थे, पहली थी भूमि व्यवस्था की जो नीति थी शोषणकारी थी। इसमें लगान जो है कहा जाता है कि 15 गुना तक वसूला जा रहा था। जो लगान की दर थी पहले 3-4 गुना हुआ करती थी, वो 15 गुना इसमें कर दी गई थी। फिर एक सबलेट व्यवस्था में परिवर्तन नहीं, सबलेट का मतलब होता है एक जमींदार जो है अपनी भूमि किसी दूसरे को नहीं दे सकता था या किराए से नहीं दे सकता था। ये व्यवस्था में ये परिवर्तन कर दिया था, इसकी मना कर दी गई थी। फिर सिविल कोर्ट व्यवस्था में जो है सुधार किए, और इन्होंने वो भेदभाव वगैरह जो होता है जैसे ऊपर लेवल पे होता था, इनकी जो है सुनवाई वगैरह को लेके भेदभाव वगैरह किया गया राजाओं के साथ, तो उसको लेके इसमें दिक्कत थी। फिर शस्त्र रखने पर प्रतिबंध, आर्म्स एक्ट वगैरह लाते हैं, तो उसमें भारतीयों के शस्त्र रखने पे ये प्रतिबंध लगा देते हैं। फिर न्यायिक भ्रष्टाचार वगैरह, इसमें न्यायिक जो नियुक्तियां या सुनवाई वगैरह हैं वो अंग्रेजी जो है कोर्ट में वगैरह अंग्रेजी वकील वगैरह ऐसा कुछ था प्रावधान की, अंग्रेजी न्यायाधीश ही उसकी सुनवाई वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ था, ठीक है। फिर इसके बाद इनको लगा कि 1839 में जब प्रथम अफगान युद्ध हुआ तो सागर नर्मदा क्षेत्र से सारी सेना जो है वहाँ पे बुला ली अंग्रेजों ने, तो इनको लगा कि ये सही समय है। और फिर उसी टाइम की 2 घटनाएं होती हैं जो तात्कालिक कारण मानी जाती हैं, ठीक है। पहली घटना है कि चित्रकूट में अंग्रेजों द्वारा क्या है गौ हत्या कर दी जाती, तो राजा जो है वहाँ के या जागीरदार वो उनको सूली पर चढ़ा देते हैं जो दोषी होते हैं, तो अंग्रेज इससे नाराज हो जाते हैं। और फिर बाद में अंग्रेज इन्हीं पर जो है राजा हैं उन पे ही गौ चोरी का आरोप वगैरह लगाते हैं, तो इसके कारण ये घटना और बढ़ जाती है। और एक घटना होती है जिसको सुन के हंसी भी आएगी, ठीक है, नारहट के मधुकर शाह गणेश जी वगैरह ये जो रहते हैं इनके यहाँ एक सभा चल रही होती है, ठीक है। उसमें एक नचनिया रहती है, झुकनिया उसको बोलते हैं उस टाइम पे, नर्तकी, ठीक है, उसको उठा ले जाते हैं अंग्रेज, तो रंग में भंग डाल देते हैं, तो इसके कारण ये नाराज हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं, ठीक। तो 2 तत्कालिक घटनाएं ये हमको वहाँ पे मिलती हैं। इसको पहले नहीं लिख देना, ठीक है, ये सबसे लास्ट में ही लिखना, जो सीक्वेंस है ना, तो पता चला पहले नचनिया वाला लिख दिया हमने, ठीक। टंट्या भील पर टिप्पणी कीजिए। टंट्या भील कौन थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, 1857 की क्रांति या भील क्रांति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 1857 की क्रांति या उसके पहले से एक क्रांति चलती है जिसमें भीलों के द्वारा 1857 या जनजातियों में यदि किसी ने सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया है क्रांति में तो वो भील थे। तो भील क्रांति का ये नेतृत्व करते हैं, भील पलटन वगैरह का ये नेतृत्व करते हैं, और इस क्षेत्र में निमाड़ क्षेत्र में स्पेशली ये है जो है भील क्रांति का नेतृत्व कर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, युद्ध वगैरह लूटपाट वगैरह करते हैं, और उनसे जो लूटा हुआ धन है या साहूकार जो जमींदार वगैरह होते हैं शोषणकारी, उनसे लूटा हुआ धन निमाड़ के जो गरीब वर्ग है उनमें बांटते हैं। इसीलिए फिर अंग्रेज इनको क्या बोलते हैं, इंडियन रॉबिन हुड, ठीक है। निमाड़ का गौरव भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है, या इंडियन रॉबिन हुड इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये पूर्वी निमाड़ खंडवा क्षेत्र से संबंधित थे, तात्या टोपे से ये समकालीन थे, और कहा जाता है तात्या टोपे को उन्होंने जो है गुरिल्ला युद्ध वगैरह सिखाने में मदद की थी, ठीक है। फिर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है जब इनको पकड़ लिया जाता है और जबलपुर वगैरह की जेल में रखा जाता है और फांसी दी जाती है। जबलपुर में इनको आदेश दिया जाता है
और फांसी इनको मार के फेंक दिया जाता है। फांसी देने के बाद कहाँ, पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, जहाँ पे इनकी अभी वर्तमान में समाधि स्थित है और स्टैचू भी बनाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद में आप ये चीज़ें भी बता सकते हैं कि वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है। तो स्टैचू के बारे में बता सकते हैं, चौराहे के बारे में बता सकते हैं आप, भंवरकुआ चौराहा या पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे किया गया है, ठीक है। 1857 की क्रांति में भीमा नायक और खाज्या नायक, इनकी भूमिका का वर्णन करना है, प्रकाश डालना है, इनकी क्या भूमिका रही। तो सेम जैसे तांत्या भील ने वहां पे किया वैसे ही इनने किया है, सेम, उसमें कुछ अंतर नहीं है। निमाड़ क्षेत्र से ही इन दोनों थे। सेंधवा एक क्षेत्र था बड़वानी का, जहां से मेनली ये लोग बिलोंग करते थे। और एक फेमस युद्ध है अम्बा पानी का युद्ध, 11 अप्रैल 1858, ठीक है, उसके लिए ये दोनों जो है जाने जाते हैं। और इस युद्ध में जो है इनका एक पुत्र था दौलत सिंह, ये जो है शहीद हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि ये इस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है, भीमा नायक जो है। पर यहाँ से जो है खाज्या नायक इस युद्ध में मारे गए थे, पर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। ये यहाँ से भाग जाते हैं, बाद में फिर इनके लिए षड्यंत्र रचा जाता है और फिर गोली मार के इनकी हत्या कर दी जाती है। तो अलग है इनकी डेट, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर इनकी डेट है जब ये शहीद होते हैं। इसके बाद जो है भीमा नायक नेतृत्व करते हैं। भीमा नायक बहुत सारी लड़ाइयाँ और लड़ते हैं, जैसे कि पंचवासाल की लड़ाई, ये अम्बापानी फेमस है, धनवाबड़ी की लड़ाई, पंचवाबली की लड़ाई, ये 3-4 लड़ाइयाँ नाम मिलती हैं, आप 1-2 का कोई नाम लिख दें। और सतपुड़ा के जंगलों में जो है इन्हें कैद कर लिया जाता है और बाद में 29 दिसंबर को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो यही है, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं है, बस भील क्रांति आपको वर्ड यूज़ करना है, जो भील क्रांति उससे संबंधित थे ये सब लोग, ठीक है, और निमाड़ क्षेत्र से। और किसी का कोई स्पेसिफिक है जैसे सेंधवा बड़वानी इनका है तो हम वो नाम लिखेंगे, ठीक है। और 10 मार्कर में ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि आपातकाल हेतु उत्तरदायी विभिन्न कारणों को स्पष्ट करके इसके औचित्य का मूल्यांकन कीजिए। क्या ये लगाना सही था, ये आपको बताना है, अपने मत भी देना है, ठीक है। तो पहले तो इसके उत्तरदायी कारण क्या थे, तो ये लगाया गया था 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977, इतने समय तक, ये लंबे काल तक आपातकाल लागू किया गया। अब इस लागू करने के पीछे क्या कारण थे, इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप जानते हैं, ठीक है। तो एक केस होता है राजनारायण केस, इसमें इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन है उसी पे प्रश्न चिन्ह उठता है और उसको अवैध घोषित करने का ऐसा कुछ चलता है। तो रानी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो घबरा के जो है इम्पोज करती हैं आपातकाल। फिर आर्थिक मुद्दे, इस टाइम का वो समय है 1971 के बाद, जब हमने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान दिया था तो बहुत सारा जो है सैन्य खर्च हुआ था। तो आर्थिक तंगी का ये दौर था, है ना, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति इस टाइम पे पीक पे थी, इसलिए बोला गया कि जो है राज्य के विकास बाधित करने के लिए, जो है ऐसा विकास बाधित हो रहा है उसके लिए कुछ सशक्त कदम उठाने हैं, तो ऐसा हमने किया। फिर बोला जाता है राजनीतिक मुद्दे भी थे कुछ, जैसे विपक्ष क्या बोलता है कि अपनी सरकार बचाने के लिए इन्होंने लगाया, ठीक है। और ये बोलते हैं कि उस टाइम पे आंतरिक अशांति फैली हुई थी, दंगे चल रहे थे बिहार क्षेत्र किसी में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इस आंतरिक अशांति को हम खत्म करने के लिए हमने आपातकाल लगाया। फिर बोलते हैं न्यायपालिका से द्वंद्व, इसी टाइम पे आप देखें केशवानंद भारती, ये वही समय जब बोला जाता है कि मूलभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो 24वां 25वां संविधान संशोधन, उसके बाद से ही जो है न्यायपालिका कार्यपालिका में विवाद चल रहा होता है और इस टाइम पे वो पीक पे रहता है जब बोलते हैं कि आप संशोधन नहीं कर सकते मूल भावना में। तो फिर ये बोला जाता है कि इसीलिए जो है अपने हाथ में लेने के लिए सत्ता ये लगाया गया। फिर एक और है आंतरिक अशांति, ये अभी बताया गया, गुजरात बिहार क्षेत्र में इस टाइम पे जो है दंगे वगैरह चल रहे थे, तो ये बोला गया इसी आधार पे लगाया, क्योंकि पहले यही शब्द था आंतरिक अशांति, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह वगैरह, ठीक। संपूर्ण क्रांति आंदोलन, ये सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है। जेपी नारायण ने बिहार से जो है छात्र आंदोलन को संगठित किया और एक नारा दिया संपूर्ण क्रांति का, जैसे हम पूरी रूप से पढ़ते हैं। और ये आंदोलन जो है बहुत तेजी से फैला और ऐसा लग रहा था कि जो सत्ता है इनकी जाने वाली, ने या तो त्यागपत्र देना पड़ता, ठीक है। तो इस डर से अपनी सत्ता बचाने के लिए जो है ये लागू किया गया, ठीक है। तो ये मेन रीजन थे कि उन्होंने लगाया। अब ये सही था या गलत था ये हमको बताना है, ठीक है। तो सही कैसे बताएंगे या गलत कैसे बताएंगे, उसके इम्पैक्ट क्या हुए, ठीक है, या परिणाम क्या निकले। परिणाम ज़्यादातर जो है इस टाइम पे नेगेटिव ही निकले, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एकदम से तानाशाही में परिवर्तित हो गया। नागरिक अधिकारों की जो है धज्जियाँ उड़ाई गई, ठीक है, लोगों को बिना वारंट के जो है जेलों में भर दिया गया, ठीक है।
तो ये इसके नकारात्मक इम्पैक्ट थे, और आखिर में हम थोड़ा सा दोनों तरफ का दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करें। ठीक है, हम ये बताएंगे सत्ता पक्ष के लिए क्यों था, सत्ता पक्ष को अपनी सत्ता बचाने के साथ साथ आंतरिक अशांति को जो है रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने इसी आधार पर लगाया था, तो हम बताएंगे आंतरिक अशांति को जो है रोकने के लिए या दमन करने के लिए जो है लागू किया गया। विपक्ष पक्ष कहता है कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया, ठीक है, अपनी सत्ता बचाने के लिए। और हम बोलेंगे तटस्थ रूप से कि बिल्कुल ये जो है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई काम इतना भारी नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे जो है या इतने लंबे समय तक आपातकाल जारी रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि इनके विरोध में जो है या पूरी जो भावना है या जनता है हो चुकी थी उस टाइम पे, ऐसा माहौल था। और आप देखते हैं इसके बाद जब चुनाव होते हैं तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें देना है और औचित्य का मूल्यांकन करना है, उसमें दोनों दृष्टिकोण हमको थोड़ा दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की विभिन्न शिल्प कलाओं की जानकारी दीजिए। हस्तशिल्प कलाएं होंगी ये, ठीक है, हस्तशिल्प जो वगैरह हाथ से शिल्प जो चलता है, इसमें क्या लिखा है आप लोगों ने? काष्ठ शिल्प, ठीक है, एक चलेगा इसमें काष्ठ शिल्प। और कौन सी? मिट्टी, मिट्टी, खराद, खराद ये लकड़ी पे जो काम किया जाता है। ठीक है, चर्म शिल्प एक चलता है, चमड़े के खिलौने, है ना, हमारे यहाँ इंदौर में ही फेमस है। बेल मेटल वगैरह या जो है धातु शिल्प जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना था? बटलोही पात्र कांसे के जो चेहरा क्षेत्र में चलते हैं। उसके बाद ढोकरा कला जो पूछी गई पीएससी में स्पेशली। ठीक है, ढोकरा कला जो बैतूल में चलती है आदिवासी लोगों में, अल्होय धातु शिल्प, ठीक है, इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद और सुपारी रीवा में चलती है, सुपारी शिल्प। और दो चार बाघ प्रिंट वगैरह जो है हस्तशिल्प, हथकरघा के हस्तशिल्प के जो है उदाहरण है बाघ प्रिंट, अठाना, नीमच वाला जो है बाघ प्रिंट और अठाना, और एक और कौन सा है? भैरवगढ़, हाँ, बटिक प्रिंट। ठीक है, तो ये 3 प्रिंट के बारे में आपको बताना था। और हस्तशिल्प में एक और चीज़ है जो साड़ियाँ वगैरह बनती है ना, चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी की साड़ी, ठीक है, ये इसको बताना था। तो ये सब शिल्प हमको बताना था, इसमें थोड़ा थोड़ा हमको बताना था किस क्षेत्र में कौन सी शिल्प चलती है, किस में क्या काम होता है। जैसे आप मिट्टी का बताते तो मिट्टी के जनरली बर्तन मिलते हैं। ठीक है, खराद शिल्प, एक और पेपियर माचे चलती है, कागज की कलाकारी उज्जैन क्षेत्र में ये चलती है, रंगीन वगैरह कागज से जो है लुगदी बना के जो है की जाती है। ठीक है, ये बटुआ शिल्प जरी दरदोजी भोपाल में चलती है। ठीक है, तो ये इसमें ये सब बताना था आपको। बहुत सारा था इसमें लिखने के लिए, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ छूट गया होगा। ठीक है, पहली बार का था, क्योंकि इसको लिख के रख लेना, अलग अलग भी पूछ सकते हैं 2 मार्कर में, या पूरा ऐसे करके दे सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस भी हम आखिर में बता सकते हैं कि ये जो है भारतीय प्राचीन संस्कृति या कला के जो है पक्ष को अभी भी दर्शाते हुए जीवंत बनी हुई है, और भारत सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे GI टैग देते हैं हम, अतुल्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा 1-2 आप उदाहरण देके खत्म कर सकते हैं। भारत में पर्यटन की, मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं समाहित हैं, उक्त संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करें। तो जो भी क्षेत्र या संभावना है उन क्षेत्रों को हमको थोड़ा थोड़ा बताना है, और उसके बाद पर्यटन विकास हेतु आपके सुझाव देना है। ठीक है, तो सुझाव में पूरा पेज, मैक्सिमम 1 पेज लिख सकते हो आप। 1 पेज में आपको ये बताना था कि असीम संभावनाएं कैसे हैं। यदि किसी के पास इसमें कोई डाटा है, जैसे अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, तो उसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वैसा। ठीक है, और करना चाहिए कि इतना % जो है योगदान है। और फिर इसके बाद हम बताएंगे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक विरासत, हर प्रकार के लगभग पर्यटन की मौजूदगी है या उससे समृद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से इंट्रो होगा, और उसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें पर्यटन की संभावना मौजूद है। तो पहला है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में आप नाम लिख सकते हैं ग्वालियर, मांडू, ओरछा, खजुराहो, भीमबेटका। ठीक है, उसके बाद धार्मिक में, धार्मिक तो बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, इसमें लेकिन हाँ ये सही है, इसमें 1-2 पर्यटन जो है अदर भी लिख देना। ठीक है, क्या जनरली लोग धार्मिक पर्यटन में जब जाते हैं तो हिंदू पर्यटन पे ही ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, माना कि ज़्यादा हैं, पर 1-2 जो हैं अदर भी लिख देना है हमको। जैसे इसमें लिखा गया है दतिया में जैन मंदिर। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक में हमारे यहाँ नेशनल पार्क हैं। ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। ठीक है, यूनेस्को में शामिल भी हैं। और फिर इसके बाद
हनवंतिया टापू जैसे कुछ क्षेत्र भी हैं, नदी पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। फिर हम सफारी, हॉट एयर बलून सफारी सुना होगा, बांधवगढ़ में लॉन्च हुई है। तो इस प्रकार से जो है ये प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद जलप्रपात भी इसमें आते हैं आपके, जलप्रपात आते हैं, वाटरफॉल वगैरह। उसके बाद आपकी पर्यटन के लिए कौन सी, पचमढ़ी जो आपका हिल स्टेशन है वो भी इसमें आता है, ठीक है। फिर इसके बाद साहसिक पर्यटन में रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है, बोटिंग, नौकायन वगैरह, ये जो है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। हिल क्लाइंबिंग, स्काई डाइविंग, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, साहसिक पर्यटन। पर्वतारोहण वाला तो हमारे यहाँ इतना ऊंचा है नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अन्य में आप जनजातियों के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक आपने सुना होगा विलेज, है ना, विलेज टूरिज्म, जिसमें लाड़पुरा खास जो है उसको पर्यटन के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। और अभी आज सुबह की ही बात है, कोई आया था बेस्ट टूरिज्म है, ग्लोबल टूरिज्म में ऐसा कुछ अवार्ड मिला हुआ है आज सुबह ही, मध्य प्रदेश जो जनसंचार विभाग है उसकी वेबसाइट पे दिख रहा था आज सुबह ही, ठीक है। तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक। फिर इसके बाद इसके लिए सुझाव क्या देना है, क्या हो सकते हैं सुझाव। अधोसंरचना विकास सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी पर्यटन स्थल हैं उसको रेल, सड़क या वायु यातायात से जोड़ा जाए। उसके बाद वहाँ पे होटल पर्याप्त रूप से या आवास, जो पर्यटक हैं उनके सुविधा के अनुसार आवासों का विकास किया जाए। दूसरा होगा उनकी सुरक्षा, ठीक है, सबसे बड़ा है। जैसे पर्यटकों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी भी होती है, हिंसा भी होती है, और स्पेशली महिला पर्यटकों के साथ तो हिंसा बिल्कुल होती है। तो उसको लेके हम सुझाव दे सकते हैं कि जो पर्यटन के लिए एक अलग से एक कोई ऐसा टास्क फोर्स बना दें, या अलग अलग स्थानों पे जो है ऐसी नियुक्ति की जाए, या फोर्स वगैरह की नियुक्ति की जाए पर्यटक स्थलों पे, जो इस चीज़ को ध्यान रखें, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, धोखाधड़ी ना हो। प्रशिक्षित गाइड हमारे पास ये भी उपलब्ध नहीं है, जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनके साथ दिक्कतें होती हैं, उनको बताने वाला नहीं है कोई, तो इसकी संख्या जो है बढ़ाई जाए। और दो चार आप अपने मन से, क्योंकि सुझाव हैं सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर जनरली जाना इसी डायरेक्शन में है कि पर्यटन उससे बेहतर हो। और आखिर में ये भी बता सकते हैं कि पर्यटन नीति हमारी थोड़ी पुरानी हो गई है, तो उसकी नवीन आवश्यकताओं के अनुसार उसको समायोजित किया जाना चाहिए, या फिर से जो है उसको लॉन्च किया जाने पर विचार करना चाहिए। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं। और इन चीज़ों को, जो नए नए क्षेत्र हैं, हमने जैसे बोला विलेज टूरिज्म या जनजातीय टूरिज्म, इनको जो है बढ़ावा देने के लिए उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अथवा में था होलकर रियासत के स्थापत्यों का वर्णन कीजिए। तो होलकर रियासत के स्थापत, जो लोग इंदौर में हैं वो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। तो इसमें आएगा आपका छतरी मेनली, ठीक है, होलकर की जो छतरियां हैं। उसके बाद दुर्ग आएगा आपका, इसमें महेश्वर के दुर्ग के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इसके बाद मेनली इनके जो है पैलेस वगैरह या भवन स्थापत्य आप बोल सकते हैं, इनके बारे में बताना है। तो इसमें हर एक के बारे में हमको उसका नाम देना है, किस क्षेत्र में वो स्थित है या किसके द्वारा उसका निर्माण किया गया है, और हर एक की कम से कम 2 विशेषता हमको बताना है। क्योंकि आपका जो है 10 मार्कर है, 2 पेज मिलेंगे, तो 2-2 लाइन आप हर एक में बता सकते हैं। तो जैसे 4 लाइन आपकी एक में जाएंगी, 4 या 5 लाइन हेडिंग के साथ, यदि हम माने बीच में हेडिंग डालते हैं तो आप 1 लाइन जाएगी उसके किसने निर्माण किया, अगली जाएगी कहाँ स्थित है। उसके बाद विशेषताओं में 3 विशेषताएं या 2 विशेषताएं, ठीक है। जब आप छतरी बताएं तो उसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट जो है बाकी की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बताएं, क्योंकि सिंधिया और होलकर में यदि कुछ बताने लायक है सबसे ज़्यादा स्थापत्य में, तो उनकी छतरियाँ हैं, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत है कौन कैसा निर्मित है, ठीक। फिर था 76 साल बुंदेला की प्रमुख उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। बुंदेल केसरी हम इनको जानते हैं, और इनको आशीर्वाद दिया था, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, ऐसा कुछ करके वो प्राणनाथ वगैरह थे, ठीक है। तो इनके बारे में यदि जानेंगे तो उपलब्धियों के बारे में यही सब बताना है। इसमें एक छूट गया होगा, धार्मिक उपलब्धि। तो इन्होंने प्रणामी संप्रदाय को संरक्षण दिया था, इनकी धार्मिक उपलब्धि थी, और एक मंदिर भी बनवाया था पन्ना में, ठीक है। तो उसका हम धार्मिक उपलब्धि में बता देंगे, वो आप लिखेंगे। इसके बाद राजनीतिक उपलब्धि में बोला जाता है इन्होंने 52 जो है अपराजय युद्ध लड़े, जिसमें एक अभी हारे नहीं। इसके बाद दंगाई राज्य की इन्होंने स्थापना की पन्ना क्षेत्र में। दंगाई राज्य बोला जाता है, वन वगैरह से ये घिरा हुआ था और सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। फिर इसके बाद इनका शासन जो है, साम्राज्य का विस्तार कालपी, सागर, सिरोंज और पश्चिम में ओरछा दतिया राज्य तक इसकी सीमा थी। एक बड़े क्षेत्र पर ये जो है शासन करते थे, ठीक है। फिर प्रशासनिक उपलब्धियों में या सामरिक उपलब्धि बोले तो इन्होंने जो पन्ना को राजधानी बनाया था वो गौड़
क्षेत्र में आती थी उस टाइम पे, गौड़ जनजाति यहाँ पे रहती थी और जंगलों से घिरा हुआ था। तो ये इनकी जो है सामरिक दृष्टि को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद एक विशाल सेना का इन्होंने गठन किया था, सेना जरूरी थी। उसके बाद एक मऊ करके, मऊ महोनी आपने सुना होगा, इनकी प्रारंभिक राजधानी रहती है उस टाइम पे, ठीक है। उसमें इन्होंने जो है अपना सैन्य मुख्यालय एस्टेब्लिश किया। फिर सैन्य उपलब्धियों में इन्होंने किसने कब किसको हराया, ठीक। तो पहला था जय सिंह के साथ ही दक्षिण विजय पे जाते हैं, ठीक है। जय सिंह जो है मुगल जो है क्या बोलते हैं मनसबदार रहते हैं, उनके साथ ही जाते हैं दक्षिण विजय पर। और बीजापुर के युद्ध में ये जो है अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं मुगल, ठीक है। उसके बाद एक और विजय होता है देवगढ़। देवगढ़ में उस टाइम पे गोणों की एक शाखा थी, तो ये गोणों के राजा को हराते हैं, तो उससे भी प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे मुगल क्षेत्र ऐसे थे जिन पर इन्होंने आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिलाया या उनसे जो है राजस्व वगैरह वसूला, तो इनकी सैन्य उपलब्धियां बताएंगे। और आखिर में मोहम्मद खान बंगस, तो आप इसको चाहो तो देखो कूटनीतिक उपलब्धि भी बता सकते हो इसको, ठीक है। तो इनके संबंध जो है जो मराठा थे या बाजीराव प्रथम थे उनसे अच्छे थे, इन्होंने उनसे सहायता मांगी, उन्होंने इनकी सहायता की, उन्होंने बदले में अपना कुछ क्षेत्र जो है राज्य वगैरह खुशी से उनको दिया, ठीक है। इनका तीसरा पुत्र वगैरह माना, तो ये उनकी कूटनीति को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे बाजीराव प्रथम ही एक ऐसा शासक था जो पूरे भारत को बचाए रख सकता था, उसने भी बहुत सारे युद्ध लड़े और जीता। जब इनके पास इनकी ख्याति पहुंची तो ये बूढ़े हो चुके थे। फिर ये मस्तानी वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, पिक्चर तो लगभग सब नहीं देखी होगी। फिर साहित्य और कला के रूप में आप इनके बाद में भूषण आपने सुना होगा, जिन्होंने बहुत सारी बुक इन पे लिखी हैं। तो भूषण का नाम यदि हम यहाँ ना लिखें, जैसे लाल कवि थे गोरेलाल, जिन्होंने छत्र प्रकाश नाम की एक रचना की थी, ये इनके दरबार में थे। फिर इसके बाद स्थापत्य में इन्हें क्या क्या बनाया, जैसे धुबरी संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय वगैरह जो म्यूजियम है, धोवेला महल, ठीक है, मस्तानी महल, छतरपुर नगर का इन्होंने निर्माण करवाया, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारी इमारतें हैं जो इस बुंदेला काल की हमें जानकारी देती हैं, और स्पेशली इनकी भी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, बुंदेल केसरी के शुरुआत कर सकते हैं चाहे तो आप, और आखिर में उनकी उपलब्धियों को जो है इस प्रकार से बता सकते हैं, ताकि थोड़ा सा जैसे आजकल भी हम देखें बुंदेला क्षेत्र में छत्रसाल को बहुत आदरपूर्ण दृष्टि से देखा जा सकता है, तो ऐसे करके हम इसको कंक्लूजन जो है दे सकते हैं। फिर इसके बाद पिथौरा चित्रकला के विभिन्न पक्षों को उजागर कर मध्य प्रदेश के विभिन्न पिथौरा चित्रकारों की जानकारी दीजिए। इसमें 2 चित्रकार लिखे हैं, ठीक है, जो मेजर हैं। आप 2-3 और लिख लेंगे, छोटे छोटे हैं, कुछ और नाम मिलते हैं आपको, आप सिर्फ नाम दे देंगे उनके तो चल जाएगा। ये 2 जो हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं, इसलिए उनके नाम हमने लिख दिए हैं। पहला था कि पिथौरा चित्रकला थी क्या, तो सांस्कृतिक रूप से भी थी और आध्यात्मिक रूप से भी थी उनकी। इसके विभिन्न पहलू हमको बताना है। शुरुआत होगी किस क्षेत्र में या किन जनजातियों में ये प्रचलित है, तो मेजर इसको जो है भील जनजाति में हम जानते हैं, और गुजरात मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये जो है, राजस्थान क्षेत्र में ये मेनली जो है कि केंद्रित है या संकेंद्रण है इसका। फिर इसके विभिन्न पक्षों, तो इसके कौन कौन से इसमें जो है शामिल किए गए हैं पक्ष, उनके बारे में बताना है। जैसे इसमें एक चलता है बिंदुओं का जादू करके बोलते हैं उसको, बिंदु बिंदु डॉट डॉट करके इसको बनाया जाता है और वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो एक वो पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है इसका, कल्चरल रूप से भी ये इम्पोर्टेंस है, उनकी कल्चर को दर्शाती है या संस्कृति को दर्शाती है। और अनुष्ठानिक रूप से भी ये इनका चित्रण करते हैं अपने घरों में, ठीक है। उसके बाद लकड़ी और दीवारों पर ये चित्रकार करते हैं, या तो दीवारों पे करते हैं या लकड़ी पे करते हैं। प्राकृतिक रंगों या ब्रश वगैरह जो हैं उनका ये प्रयोग करते हैं, चटकीले रंग वगैरह रहते हैं, ये हो ही गया। और उसके बाद जीवन शैली का प्रतिबिंब, ये अपने जो है पिथौरा में मेनली किसका चित्रांकन किया जाता है, घोड़े का, ठीक है। और उसके आसपास जो है उनके देवी देवता भी रहते हैं, तो उनकी जीवन शैली किस प्रकार की है ये उसको भी दर्शाता है। और इन्हीं पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एलेबरेट करना है। इसके कलाकार को क्या बोलते हैं, लिखिंद्रा, ठीक है। तो लिखिंद्रा इसको बोला जाता है, जो पेंटर होते हैं। और फिर आखिर जो अगला जो पक्ष था कि इसके चित्रकारों की जानकारी दीजिए, तो आपको 3 से 4 चित्रकार आपको रख लेने हैं, 2 आपके उसमें दिए हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, इनके बारे में हमको थोड़ा सा ज़्यादा बताना है। जैसे भूरी बाई हैं, 2021 में इनको पद्मश्री मिला था। और पेमा फाल्या हैं, इनको शिखर सम्मान मिल चुका है, ठीक है। तो ये इनके बारे में हमको बताना है और आखिर में एंड कर देना है, ठीक। और कोई दिक्कत इसमें, कोई और डाउट, क्वेश्चन पूरा हुआ कि नहीं, अब पूरा होने लगा है पेपर सभी का, किसी का छूट रहा है अभी, छूट रहा है अभी, ज़्यादा लिख रहा है 7 मार्कर है ना, 7 मार्कर में ज़्यादा लिख रहे होगे। और नंबर कितने आ रहे हैं, और ठीक ठाक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं नंबर, चलो देखते हैं कॉपी देखते हैं।
ठीक है, थैंक यू।